वेव फ्रंट आपस में मिक्स हो जाते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा वेव फ्रंट आपस में मिक्स हो जाते हैं बेटा, याद रखना। तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बेटा। मतलब दो या दो से ज्यादा सोर्स अगर ये वेव फ्रंट आपस में कहीं मिक्स होंगे ना बेटा, जैसे मैंने कहा कि एक ये सोर्स है बेटा, इसने पॉइंट सोर्स है, तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट सोर्स है बेटा, तो बताओ कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, प्लेन या स्फेरिकल। बताओ बेटा, ये पॉइंट सोर्स है, ये कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट करेगा सर। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसने बनाया, देखो बेटा ऐसे। ये कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट है बेटा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये आपको जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने बनाया ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, बिल्कुल सही है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है बेटा। एक यहाँ पे एक और सोर्स हो बेटा, यहाँ पे एक और मान लिया, तो क्या होगा, ये भी तो ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा, देखो बेटा बन गई। अब इन दोनों वेव फ्रंट, दोनों के दोनों वेव फ्रंट ध्यान से देखोगे तो आपस में मिक्स हो रहे हैं बेटा, मिक्स हो रहे हैं। और जो मिक्स जो वेव फ्रंट हो रही है ना बेटा, उसी मिक्सिंग को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन बेटा, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन बेटा। समझ में आई बात। ये हो सकता है ये कोई थर्ड वेव फ्रंट, तो वो भी बेटा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सुपरपोजिशन होता है बेटा, सुपरपोजिशन होता है टू या मोर वेव फ्रंट का बेटा। समझ में आई बात, टू या मोर वेव फ्रंट का, समझ में आई। अब देखो यानी कि सुपरपोजिशन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटरफेरेंस की, कि क्या होती है। जल्दी से हेडिंग डालो, इंटरफेरेंस बेटा क्या होता है, इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल वेव ऑप्टिक्स ही है बेटा, बिल्कुल वही है सारी चीजें, बस आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो इंटरफेरेंस देखो, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच टू और मोर वेव आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर बेटा। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बेटा, याद रखना। इट इज अ फिनोमेना इन विच टू और मोर वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर बेटा। देखो द रिजल्टेंट वेव, द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड, जो कंबाइन होकर वेव फ्रंट बनेगा, जो कंबाइन होकर वेव फ्रंट बनेगा, द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड सुपर पोजिशन वेव बेटा। जिनकी रिजल्टेंट वेव बोली जाएगी वो सुपरपोजिशन वेव बोली जाएगी बेटा। मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो दो या दो से ज्यादा वेव फ्रंट आपस में मिक्स हो जाते हैं बेटा। जब एक साथ दो तीन ज्यादा सोर्स होंगे ना लाइट के, तो बेटा वो मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद क्या क्या बनाएंगे बताइए, कंबाइंड रिजल्टेंट वेव बना देंगे बेटा। अब बात आती है बेटा, देखो ये बार बार हम ना ये नहीं बना सकते, ये ना बड़ा अजीब सा काम है कि एक स्मॉल बनाते जाओ इस तरह से, पता नहीं कितनी रेंज तक वो जाएंगे, हम नहीं बना सकते। हम इसका एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, तो रियल है, ये तो रियल है वेव बेटा, ऐसे ऐसे निकलती है वेव बेटा। लेकिन एक समय जियोमेट्रिकल डायग्राम बनाओ ना बेटा, जियोमेट्रिकल डायग्राम, जियोमेट्रिकल डायग्राम, तो उनको एक अलग नाम दिया गया, उसको अलग शेप दी गई। बोले कि जैसे देखो ये सिचुएशन ऐसे हो कि इसको मैं अगर मैं मान लिया वेव का एक पार्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लेता है, इसको फोर्थ मान लेता हूं, तो इसको ना जियोमेट्रिकली कैसे दिखाया गया, देखना बेटा ये शेप दिखाई। समझ पाई बात, यानी कि ये वेव की रियल शेप नहीं है मूवमेंट की, रियल शेप यही है मूवमेंट की बेटा, लेकिन ये इसका जियोमेट्रिकल डायग्राम है। मान लिया इस स्टार्टिंग वाले को क्रस्ट दिखा दिया, या पर पार्ट बेटा भी बताऊंगा, और लो इसको क्या दिखा दिया, इसका लोवेस्ट पार्ट ये दिखा दिया बेटा।
ये फिर अपर पार्ट, ये अपर पार्ट बेटा। तो इस तरह से वेव जो आगे बढ़ती है मैंने जियोमेट्रिकली ऐसे बना दी बेटा, याद रखना ये। यानी कि इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखना यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वेव का आता है डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता है। अगर मैं जियोमेट्रिकल डायग्राम बनाता हूं तो आप लोगों के माइंड में पता है वेव आती क्या आता है, सभी बच्चों के माइंड में ये आती है बात। ये रियल नहीं होता है, रियल ये होता है बेटा, समझ में आया बात। अगर वेव ट्रांसवर्स भी है तो उसकी मूवमेंट इस तरह से होती है बेटा, ये तो उसका जियोमेट्रिकल डायग्राम होता है। अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट। और इस डायरेक्शन में होता है टाइम बेटा, इस डायरेक्शन में होता है टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये वेव नेचर को शो करता है। अब जो जो बेटा इसका अपर पार्ट होता है ना, ये आप लोग वेव में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में मैं सिखा चुका हूँ, इसको बोलते हैं क्रस्ट बेटा। और जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ बेटा। इसको क्रस्ट और ट्रफ, इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, क्रस्ट ट्रफ, यानी कि जो मैं बना रहा हूं बेटा ये क्रस्ट फिर ये ट्रफ, यानी कि ये क्रस्ट ये ट्रफ। तो इस तरह से ये वेव भी इस तरह से डिवाइड मानी गई है कि भाई अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम दे दिया गया बेटा उनके वेव फ्रंट का, ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो मतलब ये मूवमेंट इस तरह से इन्फिनिटी तक मूव करेगी ये वेव बेटा, ये इन्फिनिटी तक क्या करेगी बताओ, मूव करेगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। ये बातें, इंटरफेरेंस को दो टाइप में डिवाइड कर लिया गया, इंटरफेरेंस को दो टाइप में डिवाइड कर। देखो बेटा अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकल डायग्राम को यूज करके बनाऊं तो इंटरफेरेंस कैसा बनेगा, देखो ये तो रियल डायग्राम था, इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकली वाइज देखूं तो कैसा बनेगा, इनको दो वेव आपस में मिक्स हो रही है बेटा। देखो फर्स्ट वेव ये है, देखो ये वेव बेटा, इसके साथ सेकंड वेव मिक्स हो जाती है बेटा। देखो ये दो दो वेव आपस में मिक्स होती है बेटा, मिक्स होती है, तो ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया, मिक्स होती है बेटा। तो जो इसकी रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो इसकी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, यानी इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो हो सकता है ये मिक्स की कैसे हो बेटा, ये फेज में है नहीं है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे। तो इसका मतलब दो वेव अगर मिक्स होती हैं तो जो इसकी कंबाइंड वेव बनेगी बेटा वो किसी भी शेप की बन सकती है, मुझे अब तक ये नहीं पता क्योंकि शेप कैसी बनेगी, हो सकता है मैं अलग अलग वे से बेटा इसको मिक्स करके दिखा देता हूँ बस इस टाइम पे तो ओनली बेटा। ये फर्स्ट वेव, इसके साथ बेटा ये सेकंड वेव और मिक्स कर दी बेटा मैंने, मान लिया कुछ ऐसी शेप आएगी, दोनों को मिक्स होने के बाद ये वेव बनेगी, ये कंबाइंड वेव है बेटा, ये दो वेव कंबाइंड, कंबाइंड वेव याद रखना बेटा। और ये जो मैक्सिमम होता है इसको होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट बेटा। ये y1 मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y2, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर y2 है तो ये y2 बेटा, और ये मैक्सिमम वाला कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया y1, ये है y1। अब देखना ये मिक्स किसी भी वे में हो सकती है, ये जो इसका ज्योमेट्रिकल वे मैंने मिक्सिंग का बता दिया बेटा। रियल में कैसा होता है, रियल में स्फेरिकल होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं बेटा, और वो कंबाइंड वेव जो बनती है वो जैसी भी बनेगी वो आगे धीरे धीरे सारी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे बेटा। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस, जब ये मिक्स हो ही जाती है तो इसके कुछ टाइप है बेटा इंटरफेरेंस होने के भी, इसके दो टाइप है बेटा, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। तो देखो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, फर्स्ट है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। और सेकंड टाइप इसका मिक्स होने का कौन सा हो सकता है बेटा, ये सेकंड टाइप हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। अब सुनना आगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या माना गया बेटा, कंस्ट्रक्टिव माना गया कि एक ऐसा सुपरपोजिशन हो दो वेव का बेटा,
जिसमें क्रस्ट ऑफ वन वेव, यानी कि ये क्रस्ट सेकंड के क्रस्ट पे गिरे बेटा जाके, और ये ट्रफ सेकंड के ट्रफ पे गिरे जाके बेटा, यानी कि इसका क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ पे। तो इस तरह का सुपरपोजिशन अगर दो वेव का होगा ना आपस में, दो या दो से ज्यादा वेव का आपस में होगा ना मिक्सिंग, तो उसको हम बोलेंगे, अरे वो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद रखना। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जल्दी यही लिख लेते हैं बेटा, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव, व्हेन क्रस्ट ऑफ ए वन वेव किसके ऊपर फॉल करती है, ट्रफ ऑफ अदर वेव, अदर वेव नहीं सॉरी, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल होना, क्रस्ट ऑफ, क्रस्ट पे गिरे बेटा, क्रस्ट ऑफ के कंस्ट्रक्टिव है ना ऑफ अदर वेव, एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स किस पे गिरे बेटा, फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव बेटा। इसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अब आप लोग देख सकते हो, जब ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, दोनों का एडिशन आएगा बेटा, क्योंकि ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, तो ऑब्वियसली बात है, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ना बेटा, वो क्या होगा बताओ, एकदम से पीक पे जाएगा, एकदम बढ़ेगा बेटा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बेटा इसके अंदर, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, एकदम पीक पे जाएगा बेटा। अगर ये दो वेव आपस में मिक्स हुई हैं, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था बेटा, ये नोट करते चलना, मैं जो बोल रहा हूँ बातें भी बेटा, ये जब आपस में ऐड होंगे, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो ये इस पे गिरेगा, ट्रफ ट्रफ पे गिरेगा, क्रस्ट क्रस्ट पे गिरेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जाएगा ना बेटा, वो एकदम पीक पे जाएगा। समझ जाना, ये सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव वाला हुआ है बेटा, ये सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव वाला हुआ है, कश कश पे बेटा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड है, सुपरपोजिशन वेव बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन वेव बेटा। अब सेकंड है, यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बेटा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा इस केस में, एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, इंक्रीज ही होगा, ये लाइन भी लिख लेना साथ में इस केस में बेटा। अब डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप नोट करके चलना बेटा, ये भी वही है। अगर ये ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसी वेव हो बेटा जिसका क्रस्ट ट्रफ पे गिरे और ट्रफ क्रस्ट पे गिरे, ऐसा मिक्स हो जाए बेटा दो वेव आपस में, कि भाई क्रस्ट क्रस्ट की बजाय क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे बेटा, तो जो एक मिक्सिंग होगी ना वेव की, जो मिक्सिंग होगी उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है बेटा। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए बातें, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव में अगर मान लिया दो वेव इस टाइप की है, ये दो वेव इस टाइप की है बेटा, एक वेव है ये और सेकंड वेव है ये बेटा, ये आपस में इंटरफेरेंस बनाती है, इंटरफेरेंस करके आपस में मिक्स होती है बेटा। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कि मिक्स होने के बाद ये एनर्जी का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कैसे करेंगी बेटा, एक टाइप का ना ये शेप क्या दिखाती है पता है आपको, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब इनके पास अपनी एनर्जी है, इसके पास अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी कंबाइन होने के बाद टोटल उसकी शेप कैसी बनेगी उस एनर्जी की, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एनर्जी का, ये शेप रिजल्टेंट वही दिखाती है, याद रखना, ये रियल मतलब इसका यही है। ऐसे वेव कुछ होती नहीं है, वेव एक एनर्जी होती है बेटा, और वो एनर्जी मूव करती है हमारे स्पेस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो वेव आपस में मिक्स होंगी तो वहां एनर्जी का मिक्सर आएगा बेटा, और जो एनर्जी मिक्स होगी किस ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग पार्ट के अंदर, वो जो शेप बनेगी उसकी सुपरपोजिशन वेव बोली जाती है बेटा, ये एक्चुअली एनर्जी ही होती है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरह से में मिक्स होती है चीज, तो क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, क्रस्ट ट्रफ पे, ये क्रस्ट है बेटा, ये ट्रफ है, ये ट्रफ ये क्रस्ट, जब मिक्स होंगी ना, तो जो मिक्स होने के बाद हो सकता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो बेटा वो खत्म भी हो सकता है, बिल्कुल वेनिश हो सकता है, या फिर बहुत कम मिलेगा आपको बेटा। तो एक रिजल्टेंट में रिजल्टेंट बेटा, तो आप ये देख लेना, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा, ये एग्जांपल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है।
दोनों ने, हाँ ये जीरो भी हो सकता है। अगर ये एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे ना तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये एनर्जी इसके ऊपर आएगी ना तो ये एनर्जी आपस में कैंसिल आउट, मतलब कैंसिल आउट भी मिलेगी बेटा। तो इसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ना उसमें आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कि मैंने कहा कि जब एनर्जी और ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस वे से है बेटा कि आपस में वो कैंसिल आउट करेगा, एक दूसरे को अपोजिट है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं जो रिजल्टेंट जाएगा इसका, वो रिजल्टेंट बिल्कुल या तो स्मॉल पीक लेके जाएगा या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको बेटा। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा। तो अब एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज ही होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज ही होगा बेटा। तो ये बात आप लोग ये लिख लेना बेटा, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो पीक हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल का, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव के। ये एनर्जी मैं यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल के पास बेटा। ये मैं आप लोगों को वेव जब पढ़ा रहा था तो मैंने सारी बातें बताई थी बेटा। ये वेव है तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, डिक्रीजेस। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बेटा किसी भी वेव का। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हर वेव का इंटरफेरेंस होगा, हर वेव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। कोई भी वेव हुई, दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में कहीं मिलेंगी तो वो आपस में मिक्स होंगी, क्योंकि उनके पास एनर्जी है हर किसी वेव के पास। और जब एनर्जी मिक्स होगी तो कंबाइंड एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, उसके सुपरपोजिशन वेव बताएगी, उसकी शेप बताएगी बेटा। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बेस्ट इंटरफेरेंस कब होगा? एक देखो बेटा, एक तो होता है इंटरफेरेंस, एक बेस्ट इंटरफेरेंस या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बेटा। कि वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए आप लोगों ने कुछ कंडीशंस है बेटा जो आपने याद रखनी पड़ेंगी। और हम इंटरफेरेंस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे सस्टेन इंटरफेरेंस बेटा। जो बेस्ट इंटरफेरेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है बेटा, ये एनर्जी और ये एनर्जी है बेटा, ये एक वेव, ये दूसरी वेव बेटा। इसको जो सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ये और ये सोर्स, वो सोर्स कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए बेटा। कोहेरेंट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कोहेरेंट सोर्स। तो हेडिंग डालो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि भाई बेस्ट इंटरफेरेंस के लिए लाइट कैसे सोर्स से आनी चाहिए कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा बने, तो उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेज बेटा। तो कोहेरेंट सोर्सेज देखो, कोई अगर कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ ये 11th में भी था, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ देखो बेटा, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं बेटा? देखो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करता हूं एक सोर्स है बेटा लाइट का और ये सोर्स है लाइट का, ये भी क्या करेगा बताओ, लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा बेटा। ये आपस में मिक्स होंगी बेटा, मिक्स होने के बाद इंटरफेरेंस बनेगा। लेकिन इन सोर्स का कोहेरेंट होना जरूरी है। अगर बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिएगा तो इनका कोहेरेंट होना जरूरी है। कोहेरेंट का मतलब देखना बेटा, एक ऐसा सोर्स जो जब ये वो लाइट निकाले ना बेटा, वो सोर्स, तो इन दोनों लाइट के बीच में या तो फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए बेटा, या तो फेज डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए। नो फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट 1 और लाइट 2 बेटा, तभी वे बेस्ट मिक्स होंगी बेटा। और एक और खास बात, या इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। एक ही बात है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि नो फेज डिफरेंस। अभी लिखाऊंगा डेफिनेशन बेटा, पहले समझो। नो फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस
और या और है बेटा, ऑप्शन में है कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। और बेटा लास्ट है सेम वेवलेंथ बेटा, यानी कि सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ इसका नाम कई बार पता है क्या है बेटा, इसको मोनोक्रोमेटिक बोला गया, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मोनोक्रोमेटिक बेटा। इसका मतलब ये क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का मतलब मोनोक्रोमेटिक बेटा, मोनोक्रोमेटिक। अब देखना जो इन प्रॉपर्टी को ओबे कर देंगे ना, उन्हीं सोर्स को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। या तो उनके बीच में दो जब लाइट निकलेंगी, जो दो सोर्स होंगे, दो वेव होंगी बेटा, उनको सुपर पोजिशन होना, उनको आपस में मिक्स होना है। तो अगर ये सोर्स आपको कोहेरेंट सोर्स लगते हैं तो क्या होगा बताओ, तो या तो इनके वेव के बीच में जो लाइट निकाली, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। आपको फेज वर्ड पता है ना, जल्दी से मुझे एक बार मैसेज करना बेटा, फेज फेज पता है आप लोगों को क्या होता है फेज, जल्दी से मुझे मैसेज करो। अगर नहीं भी पता है तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो, बाकी को पता है, दो चार बच्चों के मैसेज आए हैं, बाकी को तो पता है ना। ओके सुनो बेटा, फेज क्या होता है। मान लिया बेटा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये ओसिलेट कर रहा है बेटा, ये ओसिलेट कर रहा है, ये ओसिलेट कर रहा है बेटा, ये ओसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल है बेटा, ये ओसिलेट कर रहा है, मान लिया। ये वैसे मैंने सारी चीजें 11th में सिखा रखी है फेज के बारे में। ये देखो यहाँ पे पार्टिकल है, ये ओसिलेट कर रहा है बेटा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहां जाएगा, वापस आएगा, फिर नेगेटिव में उतरा ही जाएगा और फिर वापस यहीं पे आएगा। इसकी मीन पोजीशन होती है, ये सभी बच्चों को पता है, ये मीन पोजीशन होती है। समझ में आई बात बेटा। एक ऑसिलेशन और है साथ में, जो एक पार्टिकल और ऑसिलेट कर रहा है बेटा, वो पार्टिकल भी क्या हो रहा है उसी टाइम पे, तो वो साथ में आगे जा रहा है, फिर साथ में वापिस आ रहा है, ये भी साथ में आ रहे हैं दोनों, फिर ये इधर आया, ये भी इधर आ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये वापिस चल पड़े बेटा, फिर ये इधर गए, फिर ये वापिस आए। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये ऐसी सिचुएशन आपको मिले कहीं पे, तो समझ जाना ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है बेटा, सेम फेज में। इनका ऑसिलेशन सेम फेज में है कि अगर जब ये इसकी मेन पोजीशन से आगे गया तो ये भी साथ में चल पड़ा, दूसरा पार्टिकल भी, ये यहाँ एक्सट्रीम पे पहुंचा बिल्कुल हाईएस्ट पे, तो ये भी पहुंच गया, फिर ये भी वापस आया, ये भी वापस आया, ये नेगेटिव में गया, ऐसे गया। मतलब ये जो ऑसिलेशन दो पार्टिकल कर रहे हैं बेटा, ये पार्टिकल सेम फेज के अंदर है बेटा, इसको होता है फेज। फेज क्या होता है, लोकेशन। फेज एक ऐसी टर्म होती है जो लोकेशन बताएगी पार्टिकल की कहां है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल बेटा, लोकेशन ऑफ पार्टिकल। उसको अगर कोई टर्म आज के टाइम बताती है ना, उसका नाम फेज होता है बेटा, कि कहां है वो पार्टिकल, उसको फेज। सेम फेज मतलब इन दोनों की लोकेशन सेम है पार्टिकल की, हर टाइम पे, हर टाइम पे। चाहे वहां मैं को बताऊं 10 सेकंड बाद कहां है, तो आप आराम से कह देना, मैं कह दूं फर्स्ट वाला यहाँ, तो आप सेकंड वाला यहाँ बता देना। मतलब लोकेशन उनकी एक जगह रहे हर टाइम पे, यानी कि टाइम के साथ उनकी लोकेशन के बीच में डिफरेंस ना आए, हम बोलेंगे दे आर इन सेम फेज बेटा। फेज मतलब लोकेशन ऑफ पार्टिकल बेटा। फेज एक से भी जुड़ सकता है, फेज तो बेटा एक ऑसिलेशन से जुड़ सकता है, लेकिन जब सेम फेज की बात करें तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे दो वेव होनी जरूरी है, दो ऑसिलेशन के बीच में कंपैरिजन जरूरी है बेटा। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मैं कहूँ बताओ
ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया, तो याद रखना ये इसका फेज है, क्योंकि ये इसकी लोकेशन है। देखो बेटा ये फाई एंगल, ये फेज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ चला गया। मैं को बताओ 2 मिनट बाद कहाँ था, आप क्या करोगे सर यहाँ था, तो ये उसका फेज है बेटा, वो फाई से डिनोट करेंगे उसको, फेज है, लोकेशन उसकी वो। मैं तो बताओ तो थोड़ी देर बाद और कहाँ चला गया, आपको ये सर यहाँ चला गया ऐसे घूम के इस पे, इसका मतलब ये पूरा फेज है बेटा उसका, ये पूरा फेज है। तो लोकेशन को जो टर्म डिफाइन करती है किसी भी ऑसिलेशन में या रोटेशन में, जो भी आप चाहो उसको हम बोलते हैं फेज बेटा। अब फेज, कांस्टेंट फेज का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फेज का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, देखो बेटा मान लिया ऐसी सिचुएशन हो, ये पार्टिकल इधर चल पड़े, ये पार्टिकल इधर चल पड़े, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसका इधर आना हुआ, इसका इधर आना हुआ, फिर ये जब वापस यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब कहीं भी आप देखोगे ना, इनके बीच में पता है कैसी लोकेशन मिलेगी, 180 डिग्री वाली, कि एक उधर जा रहा होगा, दूसरा इधर आ रहा होगा, बस बेटा इनके बीच में ऐसी लोकेशन मिलेगी। किसी टाइम पे देख लेना कि जब ये ऑपोजिट, शुरू में ऑपोजिट चल पड़े ना, तो हर टाइम ये ऑपोजिट ही रहेंगे बेटा एक दूसरे के, याद रखना ये ऑपोजिट ही रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एकदम ऐसा हुआ कि ये पार्टिकल तो इधर जा रहा था, साथ में वो भी साथ में ही आ गया, नो। अगर एक पार्टिकल इधर चल पड़ा, एक इधर चल पड़ा, तो दोनों हर टाइम पे, चाहे आप कितने टाइम बाद देख लेना, दोनों की लोकेशन ऐसे मिलेगी बेटा, ऐसे या फिर ऐसे बेटा, दोनों ऑपोजिट फेज में मिलेंगे किसी भी टाइम पे, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फेज बेटा, कांस्टेंट फेज बेटा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये वर्ड बात देना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बेटा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टाइम पे देख लेना, उनमें जो डिफरेंस आएगा ना दोनों की लोकेशन के बीच में, वो 180 आएगा, 180 आएगा, दोनों को ऑपोजिट जाते दिखाई देंगे हर टाइम आपको, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बेटा। यही काम वेव में है, यही काम वेव में है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सोर्स लाइट को निकालता है, या तो लाइट निकालेगी सेम फेज की लाइट बेटा, कि एक पार्टिकल यहाँ ऐसे जा रहा है बेटा, तो दूसरी वेव का भी ऐसे ही जाए, समझ पाई बात बेटा, तो हम कहेंगे अरे ये तो वेव सेम फेज में है, ठीक है। ये ऑसिलेशन जब आपने 11th में सीखा था ना, ऑसिलेशन बेटा, ऑसिलेशन और वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैसेज करोगे मुझे बेटा, वेव और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से मुझे एक बार मैसेज करना, वेव और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। कैसे पता लगाओगे ये ऑसिलेशन है या ये वेव है। चलो चलो कोई नहीं बेटा। चलो फेज फेज का आइडिया हो गया ना आप लोगों को। नहीं, चलो आप लोगों को इसका फेज का आइडिया हो गया बेटा। कल हम यहीं से ना बेटा ना, चलो हम कल यहीं से आगे डिस्कस करेंगे फेज का, आप लोगों को बताते हैं कांस्टेंट फेज या फेज डिफरेंस बेटा, कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर।